हाय दैया रे, मार डाला रे। इस पापी ने तो मेरे बच्चे को मार डाला रे। राजकुमारी फूलमती अपने भाई राजवीर के साथ तलवारबाजी कर रही थी। देखना भैया, इस बार तो आप फिर मुझसे हार जाओगे। अच्छा, तो ऐसी बात है। ऐसा तो नहीं होगा। मैंने इस बार पहले से भी अत्यधिक तैयारियां की है। हारोगी तो तुम ही बहना, बस देखती जाओ। अच्छा, तो इस बार फिर से तलवारबाजी हो जाए। जिसे देखकर राजवीर कहते हैं, मुझे तो समझ नहीं आता कि आखिरी बार तुम मुझसे जीत कैसे गई। इतने में महाराज वहां आ जाते हैं। अरे भाई, यह एक राजा की पुत्री है, तो राजा के जैसे ही ना वीर बनेगी। क्यों बेटी? आपने ठीक कहा पिताजी। मुझे तो ऐसा लगता है यह राजवीर तो हमारे कुल का ही नहीं है, तभी तो यह हर बार मुझसे प्रयास करने के बाद भी हार जाता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम ही तो हो इस कुल की लाडली बेटी। परंतु स्मरण रहे, चाहे कुछ भी कर लो, इस कुल का अगला राजा तो मैं ही बनूंगा। हाँ। उधर अशोकनगर में ही एक छोटे से झोपड़े में अंजना अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती थी। मैं तो इस गरीबी से रोज रोज तंग आ चुकी हूँ। अरे माँ, सुनती हो? घर में चावल खत्म हो गए हैं, अब कैसे बनाऊँ खाना? अरे बेटी, वो मेरी ही गलती थी। सुबह बाजार से चावल लाना भूल गई। ले ये तेरे पैसे और जा उस लाला की दुकान से चावल लेते आ। क्या माँ, मैं नहीं जा रही हूँ उस लाला की दुकान पर। एक तो पहले से ही उसका उधार बाकी है, ऊपर से वह लाला मुझ पर अपनी गंदी नजर डालता है। अरे बेटी, जब समय खराब हो तो बहुत कुछ सहना पड़ता है। और आखिरकार अंजना अपनी माँ के जोर देने पर दुकान जाने के लिए मजबूर हो जाती है और लाला की दुकान पर पहुँचती है। लाला जी, जरा जल्दी से 2 किलो चावल देना। आदत से मजबूर लाला अपनी गंदी नज़र अंजना के ऊपर डालते हुए बोलता है, अरे अरे, इतनी भी क्या जल्दी है? पहले पुराना हिसाब तो चुकाती जाओ। बेचारी अंजना घबराते हुए कहती है, मुझे आज जरा जल्दी है, तुम बाकी पैसा मेरी माँ से ले लेना। अरे अरे अरे, मेरी बात एक बार सुनो तो सही। कि फिर लाला की गर्दन पर एक पैनी सी तलवार रखी हुई होती है। हाँ, तो आप अंजना से क्या कह रहे थे? राजकुमारी का यह रूप देखकर लाला डर जाता है और कांपते हुए बोलता है, राजकुमारी आप? वो तो मैं तो बस बिटिया से यूं ही गपशप कर रहा था। दुकान पर बैठकर काम किया जाता है, गप्पे मारी नहीं जाती। और हाँ, अंजना का जो भी बकाया है तुम्हारे पास महल जाकर मंत्री जी से ले लेना। और फिर दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अंजना हंसते हुए अपनी बचपन की दोस्त राजकुमारी फूलमती से बोलती है, अरे सखी, तुमने मुझे बचा लिया। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं इस लाला का। इसलिए तो मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मेरी तरह तलवारबाजी सीख लो, कम से कम अपनी रक्षा स्वयं कर सकोगी और तुम्हें किसी पर भी आश्रित होकर नहीं रहना पड़ेगा। अरे यह तलवारबाजी सब तुम राजघरानों के लिए अच्छी लगती है, मुझ जैसे गरीब के लिए तो बस जैसे तैसे गुजारा ही लिखा है। मैं तो ऐसा नहीं मानती। मेरे हिसाब से तो इंसान नसीब से नहीं बल्कि अपने हुनर से आगे बढ़ता है। और हाँ, याद है ना तुझे,
कल सुबह मेरे साथ तुझे शिकार पर जाना है। हाँ हाँ याद है मुझे, तूने कहा है तो मानना ही पड़ेगा। उसके बाद अंजना अपने घर जाने को होती है। अगली सुबह जैसा दोनों सहेलियों ने तय किया था, दोनों शिकार के लिए जंगल जाती है। यहाँ तो कोई शिकार ही नहीं नजर आ रहा। ऐसा करते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, शायद कोई शिकार मिल जाए। हे भगवान, तुझे तो लड़का ही होना चाहिए था। इतने घने जंगल में तुझे डर नहीं लगता? अभी दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें सांप के चलने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। तूने यह भयंकर आवाज़ सुनी? हाँ, आवाज़ तो मैंने भी सुनी। लगता है कोई सांप हमारे आसपास ही है। चलो चलकर देखते हैं। ना बाबा ना, मुझे तो जानबूझकर अपनी मौत ना दावत देनी है। मैं तो यह ठीक हूँ। तुझे ज़्यादा शौक है तो तुम ही जाकर देख लो। राजकुमारी छोड़कर आगे बढ़ जाती है कि तभी राजकुमारी की नज़र एक साधु पर पड़ती है, जो ध्यान में मगन होकर तपस्या में लीन थे। और ठीक उनके सामने ही एक बहुत बड़ा सांप अपने फन फैलाए हुए बैठा था, जिसे देखकर राजकुमारी बोलती है, अरे बाप रे, इतना बड़ा सांप! अगर इस सांप ने साधु महाराज को काट लिया तो? लेकिन मैं तो उनकी तपस्या भी भंग नहीं कर सकती। इस सांप को तो मुझे ही ठिकाना लगाना होगा। और राजकुमारी अपने तलवार से बड़ी ही बहादुरी से सांप के टुकड़े टुकड़े कर डालती है। लेकिन अरे, मुझे यह क्या हो रहा है? और राजकुमारी वहीं बेहोश हो जाती है, जिसे देखकर अंजना दौड़ती हुई वहां पहुंचती है। अरे सखी, यह तुझे क्या हो गया? लगता है इस सांप ने तुझे काट लिया है। और फिर अंजना उसे जल्दी से महल लेकर जाती है, जहाँ वैद्य जी ने उनका इलाज करते हुए बोलते हैं, अच्छा हुआ बेटी कि तुम समय पर राजकुमारी को यहाँ ले आई, वरना जहर शरीर के और भी भीतर प्रवेश कर जाता। हाँ। महाराज के मुख से अपनी तारीफ सुनकर अंजना फूले नहीं समाती और ना चाहते हुए भी यह सच्चाई किसी को नहीं बोलती है कि उस सांप को उसने नहीं बल्कि राजकुमारी ने ही मारा था। कि तभी राजकुमार राजवीर वहां आ जाते हैं। पिताजी, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? हमारी प्रिय बहना एक छोटे से सर्प से हार गई और इसकी जान किसी और ने बचाई। तुमने ठीक सुना है, यही है वह राजवीर जिसने तुम्हारी बहन को मौत के मुंह से बचाकर लाया। अंजना को देखकर कहता है, आज तक तो मुझे मेरी बहना ने बहुत बार हराया है, परंतु आज पहली बार मुझे ऐसा कोई मिला जिसने राजकुमारी के प्राण बचाए। महाराज, आपसे अनुरोध है कि अंजना को बहुत सारा धन देकर विदा करे। अरे अंजना, तूने ऐसा कौन सा तीर मार लिया कि महाराज ने तुझे इतना सारा धन प्रदान कर दिया? माँ, बस समझ लो कि यह सब हमारे भाग्य में लिखा था तो हमें मिला है। महाराज के द्वारा दिए गए धन से कुछ दिनों तक अंजना की आर्थिक स्थिति अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर से वही हाल हो गया। एक दिन वह खेत की तरफ जा रही थी कि तभी बहादुर स्त्रियां खेतों में नहीं बल्कि राजमहल में होने चाहिए। राजकुमार, आप यहाँ? मुझ गरीब की खेत में मुझसे कुछ भूल हो गई है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने जिस दिन से तुम्हारे वीरता के किस्से सुने, उस दिन से केवल तुम्हारे ही विचार मेरे मन में आ रहे हैं।
और आखिरकार तुम्हें ढूंढता हुआ मैं यहाँ तक आ पहुँचा। मैं कुछ समझी नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? तो फिर सुनो, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। विवाह की बातें सुनकर अंजना की आंखें फटी रह जाती है, लेकिन यह भी पता था कि जिस वीरता से खुश होकर राजकुमार उसे विवाह करना चाहता था वह उसने किया ही नहीं। इसलिए उसने राजकुमार को सब कुछ सच सच बताने का निर्णय लिया। लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहती थी कि यह सब कुछ। बस और कुछ मत कहो। हम आज ही महामंत्री से कहकर तुम्हारे घर विवाह का प्रस्ताव पहुंचवाते हैं। इधर राजकुमार की इच्छा अनुसार महाराज ने अपने पुत्र राजवीर और अंजना का विवाह करवा देते हैं। लेकिन इस बातों से राजकुमारी फूलमती खुश नहीं थी। अरे अंजना, एक छूट ने तुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। फूलमती सखी, मैं तो सबको सच बताना चाहती थी, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला। अच्छा, तो अब तुम्हें मौका चाहिए। मैं भी देखती हूँ कि तुम एक छूट के सहारे तुम कब तक आगे बढ़ती रहती हो। आज तुम्हारे कारण सब मुझे कायर समझ रहे हैं और मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मेरा अपमान कर रहे हैं। नहीं सखी, मैं ऐसा कभी नहीं चाहती थी तुम्हारा अपमान हो। यह विवाह होना तो जैसे मेरे भाग्य का लिखा हुआ था। कि इतना कहने पर भी राजकुमारी के दिल से करवाहट नहीं जाती है। महामंत्री जी, हम चाहते हैं कि मेरा पुत्र और मेरी पुत्री को दरबार में बुलाया जाए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। पर यूं अचानक सभी को राज दरबार में बुलाने का विशेष कारण महाराज? कारण तो है महामंत्री जी कि अब हमारी उम्र हो चली है और इन बूढ़ी हड्डियों से काम भी तो नहीं हो पाता, और वैसे भी आगे चलकर किसी न किसी को तो यह राजपाट का भार तो सौंपना ही पड़ेगा। तो क्यों ना समय रहते ही इसका फैसला कर दिया जाए। यह तो बहुत ही उत्तम विचार है महाराज, परंतु क्या महामंत्री जी? परंतु महाराज, राजघराने के नियम के अनुसार इस राजगद्दी का पदाधिकारी तो केवल राजा का बेटा ही होता है। हाँ महाराज, फिर पुत्र और पुत्रवधू को बुलाने का क्या मतलब है महाराज? नहीं, यह गलत है महामंत्री जी, और हम अपनी पूर्वजों की गलती को वापस नहीं दोहराएंगे। हमारी नजर में वही राजा बनेगा जो इस राजगद्दी के योग्य होगा। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। तो चलिए फिर पता करते हैं कि सबसे ज्यादा योग्य इस गद्दी का कौन है। और फिर सभी को महाराज के पास बुलाया जाता है। क्या बात है पिताश्री, आपने यूं अचानक सभी को दरबार में इकट्ठा किया? हाँ पिताजी, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ मेरे बच्चों, सब ठीक है। जैसा कि तुम सभी जानते हो कि अब हम बूढ़े हो रहे हैं और इन बूढ़ी हड्डियों में उतना जान भी नहीं रहती। इसीलिए हम चाहते हैं कि समय रहते इस राज्य का नया राजा चुन लिया जाए। अपने पिता के मुख से राजा शब्द सुनते ही राजकुमार खुश हो जाता है और यह सोचने लगता है कि
यहाँ पर उसे राजा चुनने की बात हो रही है। पिताजी, इसमें चुनना क्या है? एक राजकुमार होने के नाते इस राजगद्दी पर केवल मेरा ही अधिकार तो है। ऐसा नहीं है राजकुमार, इस गद्दी का असली हकदार वही होगा जो इस गद्दी के योग्य होगा, और मैं इस बार अपने पुत्र के साथ साथ अपनी पुत्रवधू और पुत्री को भी यह अवसर देना चाहता हूँ। मैं पिताजी की बात से पूर्णतः सहमत हूँ। इस राजगद्दी के पदाधिकारी का चुनाव योग्यता के आधार पर ही होना चाहिए। उचित है। फिर यहाँ से दक्षिण की ओर एक कालवन नाम का एक बहुत घना जंगल है। उस घने जंगलों के बीचों बीच एक पुष्प वाटिका मौजूद है, जिसमें एक लाल रंग का चमत्कारी पुष्प उगता है। तुम सभी में से जो उस पुष्प को तोड़कर मेरे पास सबसे पहले लाएगा, वही इस राज्य का अगला राजा या रानी बनेगी। महाराज के आदेश अनुसार सभी उस लाल फूल को लाने के लिए निकल पड़ते हैं। जहाँ एक और राजकुमार अपनी पत्नी अंजना के साथ होते हैं तो दूसरी ओर राजकुमारी फूलमती अकेले ही उस चमत्कारी फूल को लाने के लिए निकल पड़ती है। सुनिए जी, मुझे राजकुमारी की बहुत चिंता हो रही है। कहीं कहीं इस घने जंगलों में रास्ता भटक तो नहीं गई? अरे, उसकी चिंता तुम क्यों करती हो? कुछ नहीं होगा उसे। मैं उसे बचपन से जानता हूँ। तुम तो बस इस बात पर ध्यान लगाओ कि हम कैसे मिलकर उसे हराएंगे और मैं राजा किस तरह से बनूंगा। अंजना को अपनी पति की बातें अच्छी तो नहीं लगती, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी, इसलिए चुपचाप उनके पीछे चलने लगती है। उधर राजकुमारी फूलमती अकेली ही अपना सफर तय कर रही थी कि अचानक से रास्ते में कुछ दिखाई पड़ता है। अरे, इस नदी का तो पुल टूटा हुआ है। इसे बिना पार किए मैं वहाँ फूल तक कैसे पहुँचूंगी? मुझे जल्दी ही कुछ सोचना पड़ेगा। राजकुमारी उस नदी को पार कैसे किया जाए, वह सोचने लगती है, पर उसे उस नदी को पार करने का कोई रास्ता नहीं मिलता। मैं क्या करूं? यहाँ आसपास तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा है जिससे मैं मदद ले सकूं। तभी उसकी नज़र एक छोटे से झोपड़े पर पड़ती है। अरे, इस सुनसान जंगल में यह झोपड़ी किसकी हो सकती है? अगर यहाँ झोपड़ी है तो अवश्य ही यहाँ कोई रहता होगा। मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए, शायद कोई मदद मिल जाए। तभी उसे किसी के घर आने की आवाज़ आती है। अरे, कोई अंदर है क्या? कोई मेरी मदद कर सकता है? मेरी मदद करो। फूलमती की नज़र एक ऋषि पर पड़ती है जो दर्द से कर्रा रहा था। संत महाराज, यह आपको क्या हो गया और आप इतने दर्द में क्यों हो? पुत्री, मैं एक ऋषि हूँ। आज सुबह जब मैं मंदिर से पूजा करके वापस लौट रहा था तो मेरा पैर फिसल गया और मैं बहुत जोरों से गिर पड़ा। जैसे तैसे मैंने खुद को संभाला और अपनी कुटिया में आ पहुंचा, लेकिन अब दर्द सहा नहीं जा रहा। अत्यंत पीड़ा हो रही है। ऋषि की बात सुनकर राजकुमारी सोच में पड़ जाती है। अब मैं क्या करूं? अगर मैं संत महाराज की मदद करती हूं तो फूल लाने में मुझे लेट हो जाएगी।
और वह दोनों जीत जाएंगे। लेकिन किसी असहाय को ऐसे हाल में छोड़ जाना ठीक नहीं है। इस असमंजस में आखिरकार राजकुमारी फैसला करती है। वैसे तो मैं बहुत ही जरूरी काम से जा रही थी, लेकिन इस वक्त उससे ज़्यादा जरूरी आपकी सहायता करना है। तो बताइए संत महाराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? वो पुत्री, वहाँ कुछ औषधियाँ रखी हुई है, हो सके तो उसका लेप बनाकर मेरे पैरों में लगा दो तो बड़ी मदद हो जाएगी। ऋषि के कहने पर राजकुमारी वहाँ पर रखे औषधि से एक लेप बनाती है, उसकी चोट में लगा देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। वापस लौटकर जब वहाँ देखती है तो अरे, यह पुल तो टूटा हुआ था, यह ठीक कैसे हो सकता है? किसी ने बना दिया होगा। और राजकुमारी आगे बढ़ जाती है। अरे बाप रे बाप, फूल की रक्षा एक शेर कर रहा है, अब कैसे बचा जाए? यह बात तो है, लेकिन हमें कोई ना कोई तो उपाय निकालना ही होगा, वरना फूलमती जीत जाएगी और रानी बन जाएगी। और तुम तो जानते ही हो, मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। अरे हाँ, कौन कहता है कि शेर को पार करना असंभव है? अगर मेरी नज़र से देखो तो इस आपदा में भी अवसर ही नज़र आता है। हाँ, मैं कुछ समझी नहीं। अरे मेरी भोली अंजना, वैसे तो मैं चाहता था कि मेरी आखिरी मुकाबला तो तुम्हारे साथ हो, पर लेकिन चलो कोई बात नहीं, तुम मेरे लिए किसी काम तो आ सकी। अब मैं तुम्हें इस शेर के आगे डाल दूंगा और जब शेर तुम्हारी ओर झपट्टा मारेगा, मैं मौका देखकर फूल तोड़ लूंगा। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं आपकी पत्नी हूँ। आपने मेरी वीरता से खुश होकर आपने मुझसे विवाह किया था। यह सुनकर राजकुमार जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, अरे वीर, और तू? अरे तेरी सच्चाई तो मैं पहले से ही जानता था। मैं तो बस अपनी बहना को नीचा दिखाना चाहता था, इसीलिए मैंने तुमसे विवाह किया। लेकिन मैं राजा बनना चाहता हूँ, और अब जब मैं आसानी से उस लाल फूल को हासिल करके राजा बन सकता हूँ, तो अब मुझे तुम्हारी क्या ज़रूरत है? ऐसा कहकर अपनी पत्नी को शेर के आगे फेंक देता है और शेर उसकी पत्नी की ओर झपट्टा मार देता है। और राजवीर बड़ी ही आसानी से उस चमत्कारी लाल फूल के पास पहुंच जाता है और तोड़ लेता है। चलो, आखिरकार मुझे यह पुष्प मिल ही गया। अब जल्दी से मैं पिताजी के पास पहुंचता हूँ पुष्प को लेकर, और यह साबित कर दूंगा कि मैं ही राजा बनने के लायक हूँ, ना कि मेरी बहना फूलमती। और फिर राजकुमार बड़ी ही आसानी से उस फूल को तोड़कर महल के लिए चल पड़ता है। महाराज, इतना समय बीत गया, लेकिन अभी तक तीनों में से किसी का कोई पता नहीं चला। मुझे लगता है कि सभी उस पुष्प को लाने में विफल हो जाएंगे। वैसे भी उस सुनसान घने जंगल में से उस चमत्कारी पुष्प को लाना बड़ा ही मुश्किल है महाराज।
और सभी के बस की बात नहीं। हाँ, नहीं मंत्री जी, मैं अपने तीनों पुत्रों को अच्छे से जानता हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उन तीनों में से कोई एक उस पुष्प को जरूर लाएगा। गुस्ताखी माफ हो महाराज, परंतु उस पुष्प में ऐसा क्या है जिसके लिए आपने पुत्र, पुत्री और पुत्रवधू समेत सभी को इस कार्य में सौंप दिया? अरे, क्या सारे राज अभी ही जान जाओगे महामंत्री जी? पहले उन्हें आने तो दीजिए। इतने में पीछे से एक और आवाज आती है। पिताजी, आपको और ज़्यादा इंतजार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं इस राज्य का योग्य राजा अब मैं आ चुका हूँ। वाह वाह वाह, देखिए महाराज, लगता है राजकुमार वह लाल पुष्प को ले आए हैं। इतने में पीछे से एक और आवाज आती है। ठहरिए पिताजी, योग्य कौन है इसका फैसला करने में ज्यादा जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है, वरना कहीं चुनाव गलत न हो जाए। राजकुमारी जी, यह आप क्या कह रही हैं? वादे के मुताबिक जो उस लाल पुष्प को लेकर आएगा वही राजा बनेगा। हाँ हाँ हाँ, और वह शूरवीर मैं ही हूँ, समझे? ऐसा कहकर जैसे ही राजकुमार अपने झोले में हाथ डालते हैं तो अरे अरे अरे, वह पुष्प कहाँ गया? यहीं तो मैंने रखा था। वो कहाँ गिर गया? कि तभी उतने में ही राजकुमारी उस लाल फूल को महाराज को देते हुए कहती है, पिताजी, कहीं वो फूल यह तो नहीं? अरे यह तुम्हारे पास कहाँ से आ गया? पिताजी, इसने राजगद्दी के लालच में आकर मेरा पुष्प को चुरा लिया। कि तभी वह ऋषि वहाँ आ जाते हैं, जिसका उपचार राजकुमारी फूलमती ने किया था, जिन्हें देखकर महाराज बहुत खुश हो जाते हैं। महाराज, मैं बताता हूँ कि इस पुष्प का असली हकदार कौन है। राजकुमारी फूलमती भी साधु महाराज को देखकर पहचान जाती है। अरे, आप तो वही संत महाराज हो जिसका उपचार मैंने किया था, लेकिन आप यहाँ कैसे? और यह आपके पैरों में तो चोट लगी थी, आप यहाँ कैसे? ऋषि महाराज को ऐसे दरबार में देखकर सभी असमंजस में पड़ जाते हैं और राजकुमार राजवीर नाराज होते हुए कहते हैं, पिताजी, यह सब क्या हो रहा है? कोई मुझे बताएगा कि यह पुष्प जो मेरे पास होना चाहिए था वह फूलमती के पास कैसे आ गया? राजकुमार, मैं आपको समझाता हूँ कि वह पुष्प राजकुमारी के पास कैसे आ गया। और ऋषि सभी को सच्चाई बताते हैं। वो दरअसल मैं और महाराज बचपन के एक मित्र है। संत बनने से पहले मैं भी एक राजकुमार ही था। लेकिन दोस्त, मैंने तो सोच लिया है, अच्छे से तलवारबाजी सीखूंगा और आगे चलकर पिताजी की गद्दी संभाल लूंगा। मित्र, लेकिन मेरा मन तो इन सभी चीजों में नहीं लगता। तो फिर तुम्हारा मन किस चीज में लगता है? मैं तो बस इस राजपाट से कहीं दूर एकांत जाकर ईश्वर की भक्ति करना चाहता हूँ और अपना सारा जीवन बिताना चाहता हूँ। कि तभी ऋषि की नजर एक बहुत ही सुंदर हिरन पर पड़ती है। मित्र, देखा तुमने वह कितना सुंदर हिरन था? मुझे उस हिरन का शिकार करना है। अरे, अपने मनोरंजन के लिए किसी अबोध जीव का हत्या करना बिल्कुल सही नहीं है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन राजकुमार अपने दोस्त के बातों को अनसुना कर
उस हिरन के ऊपर बाण चला देते हैं और वह हिरन वहीं मर जाता है। यह देख किसी बुढ़िया के जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। हाय दैया रे, मार डाला रे, इस पापी ने तो मेरे बच्चे को मार डाला रे। दोनों दोस्त दौड़ते हुए उस बुढ़िया के पास जाते हैं। अरे माई, क्या हो गया? तुम इस हिरन के लिए उतना क्यों रो रही हो? अरे मूर्ख, यह केवल एक हिरन नहीं, मेरे बेटे जैसा था। इस दुनिया में तो मेरा कोई नहीं है, इसलिए मैंने इसे अपने बच्चे जैसा पाला था। लेकिन तुम दोनों ने तो इसे ही मार डाला रे। राजकुमार समझ चुका था कि उसके दोस्त के हाथों से कितना बड़ा अपराध हुआ है, इसलिए वह सारा इल्जाम अपने सिर पर ले लेता है और बुढ़िया गुस्से से उसे श्राप दे देती है। मेरी जान उस लाल फूल में कैद हो जाएगी और तब मैं एक असहाय सा दर्द से करा रहा एक कोने में पड़ा रहूँगा। और जब कोई नेक दिल का इंसान अपनी स्वेच्छा से मेरी चोट पर मरहम लगाएगा, तभी जाकर मुझे इस कष्ट से भरे जीवन में मुक्ति मिलेगी और उस चमत्कारी लाल फूल उस नेक इंसान के पास स्वयं ही आ जाएगा। इसीलिए मैंने तुम सभी को उस पुष्प के पीछे भेजा था, ताकि एक तरफ मेरे मित्र को इस श्राप से मुक्ति मिल जाए और तुम्हारे अपने राज्य के लिए एक नेक राजा इस गद्दी को जो लायक हो वह मिल जाए, और वह तुम हो पुत्री फूलमती। हाँ, आपने ठीक कहा पिताजी, इस राजगद्दी का असली हकदार फूलमती ही है। राजकुमार को अब अपने किए पर बहुत ही पछतावा हो रहा था। उसने अपनी सारी गलती मान ली और अंजना के साथ उसने जो कुछ भी किया था वह भी कबूल किया। अपने किए पर शर्मिंदा होकर पश्चाताप करने के लिए राजकुमार राजवीर ऋषि के साथ जंगल में चले जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी फूलमती अपने पिता की गद्दी को संभालती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।